नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, मॉक टेस्ट के रूप में देखिए। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट डेट को है वो सभी लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर बताइए। पहला प्रश्न आपके सामने है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर तरीके से कैसे सीखता है, आपको बताना है। ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो बताइए आप लोग यहाँ पे सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे जो थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था बताई है वह है आपकी संवेदी गामक अवस्था। इसका जो समय है वह जन्म से 2 वर्ष है, या 0 से लेकर के 2 वर्ष है, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि जो संवेदी गामक अवस्था में बच्चा होता है वह अपने इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, जो बच्चा विकास की पहली अवस्था में होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, कब होता है बताना है आपको। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। तो आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण जो होता है वह किशोरावस्था के दौरान होता है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन है गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या गौड़। यहाँ पर आपको बताना है कि आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना का किस प्रकार का पहलू माना जाता है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना का स्थिर पहलू माना जाता है, ठीक है। आनुवंशिकता दोस्तों किसी भी बालक को कहाँ से प्राप्त होती है? अपने माता पिता से प्राप्त होती है, ठीक है। तो किसी भी बालक को आनुवंशिकता उसके माता पिता से प्राप्त होती है, और आनुवंशिकता जो होता है ये स्थिर पहलू होता है सामाजिक संरचना की। बात करें दोस्तों वातावरण की, वातावरण जो होता है यह किस प्रकार का पहलू होता है सामाजिक संरचना का? तो आपका जवाब होगा गत्यात्मक पहलू होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर वातावरण दिया होता तो वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू माना जाता। तो यहाँ पे दोस्तों आपका केवल आनुवंशिकता पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्थिर पहलू माना जाता है सामाजिक संरचना का। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्या व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी या विकासवादी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है वह सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित होता है। तो ध्यान रखिएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। यह तो सही है दोस्तों, यह जो है समझ के लिए शिक्षण को बिल्कुल प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो एकांकी तथ्यों को याद करने के योग्य बनाना जो है यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, यही आपको बताना था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, आपको बताना है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, या वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे आंतरिक रूप से अप्रेरित होते हैं उन्हें कार्य करने में आनंद भी आता है, और वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद भी करते हैं, और वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये हमेशा सफल हो यह जो है जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि अप्रेरित बच्चों के लिए क्या सही नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, ये हमेशा सफल होते हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई बच्चा आंतरिक रूप से अप्रेरित है तो यह इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा सफल ही होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। तो उन्हें समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए, यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। यही आपको बताना था कि कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए, यह बिल्कुल सही है, यह उद्देश्य होना चाहिए। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए और तनाव को नियंत्रित करना भी सिखाना चाहिए, लेकिन विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि छोटे शिक्षार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई जो है ये पठन कठिनाई का लक्षण होता है। वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई भी पठन कठिनाई का लक्षण है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई भी पठन कठिनाई का लक्षण है। लेकिन शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई यह जो है पठन कठिनाई का लक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है सीखने के लक्षण के रूप में क्या नहीं माना जा सकता, तो आपका जवाब होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। ये जो है सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों व्यवहार का अनुकरण करके सीखा जाता है। व्यवहार को कैसे सीखा जाता है? व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन करके सीखा जाता है। तो व्यवहार को अध्ययन के माध्यम से नहीं सीखा जाता है, व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन गलत है। यही आपको बताना था कि कौन सा सीखने के लक्षण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। रचनावाद क्या है आपको बताना है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांचने पर बल देता है, तो याद करने पर बल नहीं देता रचनावाद दोस्तों। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर भी यह बल नहीं देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित नहीं होता है। यह दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, रचनावाद किस पर बल देता है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होता है? परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के जो योग्य होता है उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी कहते हैं, या पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा होता है, या ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या बहुत बुद्धिमान है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होता है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है आपको बताना है। ऑप्शन है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या बौद्धिक विकास। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों अवधारणाओं का जो विकास होता है वह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि पहले मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे जो है उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणाओं को प्रकट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं आपको बताना है। विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में, या बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या विकास की दर में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वह एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी जो होता है उसकी विकास की दर जो है अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही है दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है वह विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। इसलिए बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, या उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, या इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों उसके जिज्ञासु स्वभाव को आप क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस प्रकार सहायता करता है आपको बताना है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, या फिर शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है?
आपका सही जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता कैसे करता है? शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, इसका क्या अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है? ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन आपका सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, यह कथन कैसा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या सही है, या सही हो सकता है? तो आप लोग बताइए आपका सही जवाब क्या है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा दोस्तों ज्यादा बुद्धिमान होता है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, किन्हीं दो वर्गों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है? क्या आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन? तो आप लोग बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को व्यवहारिक ज्ञान दे करके बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सीखने का आकलन सही हो जाएगा कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है उसका आकलन किया जाए। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, सीखने का आकलन। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता, या अनुक्रमिकता। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती जो है दोस्तों, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुनः प्रारंभ करना। ठीक है, और मानव का जो विकास होता है, यदि वह एक बार परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तो पुनः नहीं प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पर आपको बताना है कि निःशक्त बच्चों को कहां पर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन है मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में, या नियमित विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों नियमित विद्यालयों में। जो निःशक्त बच्चे होते हैं उन्हें भी सामान्य बच्चों के साथ नियमित विद्यालयों में शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो सीखने के बारे में क्या सही है आपको यह बताना है। ऑप्शन है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, या सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, या बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है, सीखना उस वातावरण से प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखने के बारे में दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से संवेगात्मक हो और साथ में शिक्षार्थियों को संतुष्ट भी करता हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, यह सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, यह शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, यह शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। यह जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वह पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका है। तो दोहराने का प्रभावी तरीका नहीं होता है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। तो यह स्मृति को भी नहीं बढ़ाता है।
यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। यह सुविधाजनक शुरुआत नहीं होता है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछने चाहिए। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, या शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण क्या नहीं है। सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, दत्त कार्य जो होता है यह रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं होता है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, मौखिक प्रश्न, ये सभी दोस्तों रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, या सघन अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधनों के रूप में। किस प्रकार से आप देखेंगे बहुभाषिकता को? देखिए दोस्तों, भारतीय समाज की बहुभाषिकता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये सभी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।